स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर देख रहे थे, पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए एक दूसरा पार्ट ये है, तो मतलब पहला पार्ट का दूसरा पार्ट है ना। पहला में एक शुरू का वीडियो में कुछ देखे थे, आधा देखे थे, आज बाकी को देखेंगे। देखिए कहाँ तक देखे थे उसको एक बार देख लेते हैं। ये पालमपुर गांव की कहानी में ये सब हो गया था। कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, उत्पादन का संगठन बताए थे। पहली आवश्यकता भूमि, दूसरी आवश्यकता पूंजी और दूसरी आवश्यकता श्रम यानी मजदूरी, तीसरा पूंजी, ये सब देखे थे। भौतिक पूंजी, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी जो ऐसा चीज़ जो जैसे औजार, मशीन, भवन जो कि लेते हैं तो बहुत सालों तक का काम आ जाता है, तो उसको अस्थाई पूंजी कहते हैं। जैसे औजार, मशीन, ज़मीन। और कच्चा माल या नगद मुद्रा जिसको कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो कि नगद मुद्रा यानी मजदूरों को देते हैं या कच्चा माल लाते हैं फिर बना के बेचते हैं, तो वो कार्यशील पूंजी यानी वो रोज़ाना की ज़रूरत है, एक बार लगाने से काम नहीं होगा, है ना। फिर मानव पूंजी है, इंसान के मजदूर की भी ज़रूरत है, तो ये सब है। फिर पालमपुर में खेती पढ़े थे, भूमि स्थिर है, ये देखे थे। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने कोई तरीका है, तो ये तरीका भी देखे थे। आजकल हाइब्रिड बीज हो गया, केमिकल सब आ गया, जिससे कम बीज में भी ज़्यादा उपज होती है। तो 5 पॉइंट तक इसमें देखे थे। ये क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, ये हुआ था, ये सब हुआ था। पालमपुर किसानों ने भूमि किस प्रकार वितरित हुई, ये हुआ, उसे हो गया है। चलिए आज यहाँ से हमको देखना है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेत के लिए पूंजी क्या है, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होगी, पूंजी बहुत ज़्यादा लगता है, खास करके आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो, है ना। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी कि पहले के अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। कहीं पहले ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। पहले जैसे हल बैल भी रहता था, बैल सब जोत उत लेते थे तो जोताई का कोड़ाई का पैसा बच जाता था, और बीज का खाली पड़ता था, या बीज भी घरे में करते थे, देहाती बीज रहता था, धान उन जैसे घरे का धान को लगाते थे, तो मैंने बहुत पैसा बचता था। पहले खाली ज़मीन है तो किसी न किसी तरह से फसल उसल उगा सकते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है ना। अधिसंख्य छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो ये जो छोटे मोटे किसान हैं, तो छोटे मोटे किसान उतना पूंजी कहाँ पाएगा, तो खेती करने समय वो पूंजी जुटाने के लिए बड़े बड़े लोगों से उधार लेते हैं, जैसे बड़े किसान से उधार लेते हैं, या साहूकार से लेते हैं, या बड़े व्यापारियों से लेते हैं, और इसके बदले उन्हें एक भारी कर्ज चुकाना पड़ता है। ठीक है, मतलब भारी उसका क्या बोलते हैं, ब्याज चुकाना पड़ता है ना। जो कर्ज लेता है उसके लिए भारी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज इसमें क्या है कि प्राइवेट लोग ये रहते हैं अपने हिसाब से इसका लेते हैं ब्याज, है ना, सूद। सविता की कहानी, ये सविता के बीच में कहानी दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सविता एक लघु कृषक है, मतलब छोटका कृषक है। वह अपने एक हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेते हैं। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाती है। बताइए 24% ब्याज, वो भी 4 महीना के लिए, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता के यह भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। तो उस जो सविता है वो खेती करना चाहे तो उसको पैसा नहीं था,
3,000 चाहिए था। कर्ज ले लिया एक साहूकार से, बड़ा किसान से है ना, बड़े किसान तेजपाल से, तो उसने 24% पर उसको कर्ज दिया। लेकिन एक और बात उससे मनवा लिया कि कटाई के समय फसल जब काटने लगेंगे तो तुम मेरे यहाँ मजदूरी भी करेगी, 100 रुपया देंगे मजदूरी का, बल्कि मजदूरी 300-400, तो 100 रुपया देना चाहा। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, तो है ये बहुत कम मजदूरी। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। तो इसको पता था कि पहले अपना खेत को काटना पड़ेगा, अपना फसल को देखना होगा, उसके बाद अपना फसल को ये करने के बाद फिर हमको उसके यहाँ पे मजदूरी के रूप में काम करना होगा। उसके भी बदले में हमको मात्र 100 रुपया मिलेगा, जो कि बहुत कम है। कटाई के समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। तो उसके 3 बच्चे भी है, बच्चे की जिम्मेदारी संभालना, फिर अपना खेत संभालना, अपना फसल देखना और उसके साथ साथ उसके यहाँ मजदूरी भी करना, ये बहुत ही कठोर कठिनाई का काम है, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी उसने इस शर्त को मान लेती है, क्योंकि जान रही है कि कोई तो कर्ज देगा नहीं, तो किसी भी तरह करके हम ले लेते हैं। उसने इस कंडीशन को मान लिया, ठीक है। तो ये हालत होता है छोटे किसानों का, कोई चारा नहीं मिलता है तो ऐसे लोग से उनको पैसा लेना पड़ता है, जिससे तो उसको एक तो कर्ज दे रहा है, उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारा उसको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए, ये एक कहानी था, किधर गया, हाँ, तो खेतों के लिए पूंजी की समस्या है ना, पूंजी की समस्या है खास करके आधुनिक खेती में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये पहला देखे थे कि पूंजी की समस्या है, इस पर आधारित ये कहानी था। दूसरा देखिए, छोटे किसानों के विपरीत मंझले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, क्या इसका उत्तर अगले भाग में आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तो देखिए, छोटा किसान को दिक्कत होता है, वो पूंजी नहीं जुटा पाते, लेकिन मंझला और बड़ा किसान इसका उल्टा होता है, उन लोग के पास काफ़ी बचत होता है खेती के लिए, है ना, काफ़ी पैसा होता है जो कि अपना उस पर लगा सकते हैं। तो इसको आगे समझेंगे कि कैसे बड़े किसान के पास रहता है, छोटे के पास। ऐसे जाहिर सी बात है, छोटा किसान है तो जो फसल हुआ, जो फसल काटा बेचा, जो पैसा हुआ उससे घर चलाएगा, घर परिवार देखा, उसमें खर्चा होगा कि उसको तो जमा कर नहीं पाता है वो, है ना, क्योंकि घर की ज़रूरियात है उससे पूरा नहीं होती है सही से, तो फिर पैसे को जमा कहाँ से करेगा आगे। और बड़ा किसान है, और एक तो देखिए जमा तो नहीं हो पाता, घर के काम में ही ख़त्म हो जाता है, दूसरे की कर्ज लेकर काम करता है। कर्ज को चुकाने में तो जितना कर्ज लिया उससे दुगुना लगभग दे देना पड़ जाता है, ठीक है। अब बड़े किसान है तो उनके पास ज़्यादा खेत है, ज़्यादा फसल होता है, तो अपना घर चला के भी उसकी बचत हो जाता है, यानी पैसा वो बचा सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि पर गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें एक बड़ा भाग वो परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र में आप गेहूं की लदी बाजार में जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदने से आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों में बेचता है। तो देखिए, छोटा किसान जो है, जैसे गेहूं उत्पादन किया या चावल उत्पादन किया, कोई भी किसान है तो अपना तो पहले घर का तो रखेगा ना, चावल गेहूं जो भी है, तो पहले घर का रखेगा, घर का रखा, उसमें से जो बच गया उसके बाद फिर जो बचा उसको बेचता है। तो छोटा किसान है, उसके पास छोटा कम उगता है तो अपना घर का ही पूरा होता है, थोड़ा बहुत बचता है तो उसको बेचेगा तो कितना पैसा होगा। अब बड़े किसान हैं, उन लोग के पास ज़्यादा है खेत है, ज़्यादा फसल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बचता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बाज़ार का जो मांग है वो बड़े किसान ही पूरा करते हैं। हम लोग जैसे छोटा किसान थोड़ी मांग को पूरा कर, हम लोग जो है छोटा किसान जो है वो बस अपना घर चलाने के लिए, रोज़मर्रा के लिए 100, 150, 200 इस तरह से, मतलब ये घर चल जाता है, मतलब भूखे नहीं मरेंगे, बस इतना हो जाता है। और बड़े किसान जो है वो मार्केट संभालते हैं, ठीक है। तो
कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब बाज़ार में बेचते हैं गेहूँ को, बाज़ार वाला व्यापारी लेता है बाज़ार में, व्यापारी फिर उसको शहरों दुकानों में देता है, शहर और कस्बों की दुकानों में। नहीं तो ये सब तो बाज़ार जानबे करते क्या होता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह ने अपनी की समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त हुआ। देखिए 350 क्विंटल गेहूँ उसको अधिशेष माने घर में रख करके खाने को अलग करके, और उसके पास बचा 350 क्विंटल गेहूँ। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकतर पैसा बैंक के पास अपने खाता में जमा कर दिया था। बाद में उनकी इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उनसे बचत का उपयोग अगले मौसम में खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल की बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने का योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये लोग वैसे जब बड़ा किसान है तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल बेचेगा, ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक में इसको जमा करेगा, पैसा होगा, उसी पैसे को फिर वो जैसे कर्जा भी दे देता है, कर्जा से भी आ गया, उससे कहा सूद आया, उससे भी पैसा बढ़ा, उसी पैसे को फिर अपना खेत में लगाएंगे, फिर वहाँ से आएगा बढ़ करके पैसा है। तो उसी तरह ही पैसा बढ़ते गया। तो उसने एक ट्रैक्टर था, एक और ट्रैक्टर ले लिया, तो एक और ट्रैक्टर ले लिया तो उसका स्थिर पूंजी, ट्रैक्टर तो स्थिर पूंजी है, ट्रैक्टर तो हर साल लेना नहीं पड़ेगा, स्थिर पूंजी है, तो स्थिर पूंजी में उसका वृद्धि हो गया। अब ट्रैक्टर अपने भी जोताई करेगा, दूसरों को भी करेगा, दोनों तरफ से फायदा है ना। तेजपाल सिंह के भांति दूसरे बड़े और मंझले किसान भी खेती का अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो तेजपाल सिंह जैसा बड़े किसान या मंझले किसान, वो लोग अपने से अपना खेती का जो खर्चा है वो अपने से निकाल लेते हैं ना, क्योंकि बड़ा किसान है, ज़्यादा फसल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बेचेगा तो पैसा ज़्यादा होगा। मेन तो पैसे का खेल है, पैसा है तो फिर दूसरा से काहे को लोन लेगा, वो है अपना पूंजी खुद जुगाड़ हो जाएगा, है ना। और पैसा बचेगा तो फिर अपना ट्रैक्टर उक्टर बैल जो भी लेना है, दुकान उकान खोलना, वो सब कुछ कर सकता है। आगे चल के देखेंगे कि जो फसल यानी खेती का जो पैसा है, उसी पैसे से अपनी दुकान उकान भी खोल लेता है, कुछ दूसरा बिजनेस कर लेता है, तो उसको बोलते हैं गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी जमा करना। कृषि कार्य से कृषि से खेती करके, और गैर कृषि यानी कुछ दूसरा काम के लिए पूंजी जमा करना, तो वो सब भी देखेंगे। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ पहले देख लेते हैं। गैर कृषि क्रिया क्या था उस पालमपुर गांव में। हमने देखा कि पालमपुर में खेती एक प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले लगभग 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। तो पालमपुर में बोल रहा है, अभी तक तो देखिए पालमपुर में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर है, बाकी 25% जो है अन्य काम दूसरे कार्यों को करते हैं, जैसे डेयरी और अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी सब चलाते हैं, डेयरी मतलब वही दूध वाला। पालमपुर में कई परिवारों का डेयरी एक परिचालित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो वहां के गांव के लोग क्या करते हैं, गाय भैंस को पालते हैं ना, जो अच्छा से घास चारा उरा जो भी होता है वो सब खिलाते और दूध ही करते। और बगल में एक शहर गाँव है, बड़ा गाँव या शहर कह सकते हैं, शाहपुर शहर, वहाँ पे रायगंज में बेचता है ना। रायगंज में वहीं पे एक शाहपुर शहर है, तो वहाँ के व्यापारी ने रायगंज में 2 दूध का डेयरी खोल रखा है ना। तो वहाँ पे दूध जमा होता है, फिर वहाँ से अलग अलग कस्बों अलग अलग जगहों में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा, ये सब क्या क्या है। तो ये डेयरी का काम देख लीजिए, दूध वाला काम। अब देखते हैं पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य का उदाहरण देखते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य करते हैं, 50 से कम लोग। शहरों और कस्बों बड़े फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का उपयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से
अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। विनिर्माण माने कोनो चीज़ बनाने का काम करेगा, छोटा मोटा फैक्ट्री अपने घरे में बना करके और बेचने का काम करता है। कभी कभी कुछ एक आध दो मजदूर रखता है, बाकी घरे का यूज लोग बना करके और कोई भी चीज़ बना करके और बेचते हैं। ठीक है, तो ये श्रम हो गया। लघु स्तरीय विनिर्माण माने अपने से बनाना। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए विनिर्माण कार्य में। देखिए मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब मशीन की मदद से, है ना, पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर व्यापारी को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिस्र लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो ये सब क्या है, विनिर्माण है ना, अपने से गुड़ का निर्माण कर रहा है उससे। करीम की कहानी देख लेते हैं। करीम क्या करता है? करीम ने गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया है ना, कंप्यूटर का। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी सहारनपुर शहर में कॉलेज आने लगे हैं। करीम ने देखा गाँव कई छात्र शहर की ओर कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गाँव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदने और घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। तो वो कंप्यूटर क्लास स्टार्ट, 2 वहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज था 2 महिला के पास, वो दोनों को रखा और कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई है कि एक आध 2 स्टाफ बाहर से ले करके या खुद से काम करके अपना ये करते हैं। तो यही सब आता है इसमें। विनिर्माण का एक उदाहरण है ना, ये छोटा मोटा मतलब अपना धंधा, अपना घर में एक आध 2 ठो किसी को मजदूरी या स्टाफ रख के या फिर अपने से सब करके, जैसे हम अपने से सब कर लेते हैं। अभी अब पैसा वो सब मेरे पास भी बढ़ेगा तो हम भी स्टाफ रख लेंगे एक आध 2। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो अपना पेट पालने नहीं सकते। खैर चलिए, तीसरा पालमपुर की दुकानदार। आप देखते दुकानदार, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, व्यापारी नहीं करते, वो दुकानदार है छोटे छोटे। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। तो पालमपुर का जो व्यापारी है वो बड़ा व्यापारी वस्तु विनिमय यानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने वाला नहीं है। ये छोटा मोटा व्यापारी है जो कि शहर से जाते हैं तो कुछ चीज़ लेते, वस्तु लेते हैं, गाँव आके बेचते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि गाँव में छोटे जनरल स्टोर चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथब्रश, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। तो छोटा मोटा दुकान देखते होंगे ना, कपड़ा उपड़ा का भी का दुकान रहता है या साबुन, टूथ, ये सब का तरह भी करता है, बिस्कुट, तेल, पानी, है ना। तो ये सब दुकान कहाँ है, वो शहर से न लाते हैं सामान, शहर से सामान लाए यार, अपना दुकान रखे और फिर अपना दुकान से बेच दिए। तो ये एक तरह का व्यापार ही है ना। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक है अपने घर के भाग में छोटी दुकान खोल ली है और खाने की चीज़ बेचती है। जिसका घर जो है बस स्टैंड या रोड के किनारे, तो वो लोग बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, कोनो स्टैंड के सामने, तो वहाँ पे दुकान खोल लेता है, खाने का चीज़ भी बेचता है खाली, है, ताकि सफ़र करने वाले लोग खाएं उसको, है ना। तो ये दुकानदारी भी होता है। और देख रहे परिवहन तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र। परिवहन अभी बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है ना। परिवहन यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का या सवारी ले जाने के लिए कुछ गाड़ी उड़ी चलाना, है ना। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर आदि परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों परिवहन से जुड़े लोगों की बहुत संख्या बढ़ी है। तो परिवहन है ना, या तो सामान ले जाने के लिए या आदमी को ले जाता है तो बदले में पैसा मिलता है। तो कुछ भी है, रिक्शा है, तांगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कोनो में है, तो वो अपना कर रहा है उससे, है ना, परिवहन का कार्य कर रहा है, यानी सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है, कमा रहा है ना। तो गाड़ी उड़ी खरीद के भी कमा रहा है। तो ये सब परिवहन का काम तेजी से अभी ये सब बढ़ रहा है। ठीक है, किशोर की कहानी देखिए। किशोर एक खेती हर मजदूर है, खेती वाला। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक में कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे का एक भैंस खरीदी, अब वो भैंस का दूध बेचता है। ठीक है, तो मतलब किशोर का कहानी एक दिया हुआ है। अब तो भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है जिसमें वो कई प्रकार के सामान ले जाते हैं। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार की मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी गुड़ अथवा अन्य वस्तु को भी लेकर शाहपुर जाता है।
हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाता है। तो एक किशोर था, एक मजदूर था छोटा सा, लेकिन इसको एक लोन मिला, कुछ सरकारी कुछ योजना था उसके तहत इसको लोन मिला। लोन लिया तो उसने भैंस खरीद लिया, भैंस से दूध बेचने लगा, फिर धीरे धीरे वो बैलगाड़ी बना लिया, भैंस गाड़ी है ना। अब भैंस गाड़ी से उस लोग सामान को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि इस उलट चलो पहुँचाना है वहाँ तक, वहाँ से यहाँ लाना है। तो इस तरह ये भाड़ा में भी काम करने लगा, किराए में भी भाड़ा इधर से उधर ले जाने का, तो उससे बढ़िया कमाई होने लगा उसका, है ना। तो इस तरह का ये परिवहन का कार्य। तो उस समय तो ये सब जमाना था, थोड़ा पहले का ही होगा। अब कौन बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी में जाता है। अब इसका मतलब ख़त्म हो गया कहानी। हाँ, तो ये सब पालमपुर की कहानी थी। इसका सारांश देख लेते हैं, ये सारांश देख लेते हैं। सारांश करने की है, सारांश देख लेते थोड़ा सा एक नज़र में। कहा कि इतना लंबा पढ़ा है तो कुछ कुछ बातें इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि एक समेटे अगर इसको छोटे से वीडियो में, छोटे से चंद लाइन में, तो कैसे होगा, इसका मेन पॉइंट को देख लेते हैं। कहा कि इतना लंबा चैप्टर है कि क्या पढ़े तो शुरू भुला गए इधर, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सारांश, गाँव में खेती का मुख्य उत्पादन क्रिया है। कहाँ पढ़ते हैं, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। गांव में जो है खेती ही मुख्य उत्पादन क्रिया है। ये चीज़ समझे इस कहानी में। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ये चीज़ भी समझे, है ना। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, है ना। बहुत सारा चेंजेज हुआ खेती में, ये सब यहाँ पे था, पढ़ना था इस कहानी में, पढ़े इसको। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदावार करते। सही बात है, उन्नति हुई जिसके कारण जगह उतनी है लेकिन फसल ज़्यादा उग रही है पहले से। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। क्योंकि भूमि क्या है, अस्थायी है और दुर्लभ माने बहुत कम है। इसलिए ये जो टेक्निक आ रहा है कि कम समय में कम जगह में ज़्यादा उत्पादन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपलब्धि है ना, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, बहुत अधिक दबाव पड़ा है भूमि पर। ये जो पैदावार बढ़ाना, उसको उसमें जो है फसल उगाने के लिए भूमि पर और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जितना भी प्राकृतिक संसाधन, उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है, जिसके कारण भूमि भी अब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, प्रदूषित होते चला जा रहा है ना। तो ये प्रभाव भी पड़ा है, गलत प्रभाव भी पड़ा है, ये सब टेक्निक आने से, जो ज़्यादा फसल देने वाला टेक्निक आने से, दवा हुआ छिड़कने से, और अलग अलग तरह तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, जिससे ज़मीन खराब हो रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर पढ़ने को मिला। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नया विधि, इसमें एक और बात है कि कम पूंजी, कम जगह है, तन्ने को जगह है, लेकिन उसमें खेती करने को बहुत पूंजी लगेगा, मशीन उशीन पाइप बिछाना है ना। तो जो आधुनिक तकनीक से अगर खेती करना चाहे तो बहुत पूंजी लगता है। मंझले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के पूंजी व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत के किसानों की कुल संख्या का 80% भाग बताइए, भारत का जितना भी किसान है उसमें 80% जो किसान है वो छोटे किसान होते हैं, जो कि पूंजी, उसके पास अपना पूंजी नहीं हो पाता है, जो दूसरे पर आश्रित होता है, किसी से कर्ज लेना पड़ता है उसको खेती करने के लिए। हम लोग भी वैसे ही किसान हैं। अभी गोभी का सीजन आएगा, उस समय बड़े व्यापारियों से लेते हैं पैसा, उसके बाद गोभी होता है, व्यापारी को फिर देते हैं। तो इस तरह का 80%, 20% किसान है जो कि मजबूत किसान, बड़ा किसान है। बाकी 80% किसान जो है वो किसी तरह मतलब अपना घर चला लेते हैं, बस इतने ही उससे खेती से होता है। पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है ये 80% किसानों को। उनके भूखंड का आकार छोटे होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़मीन कम है, इसलिए उसका उत्पादन पूरा नहीं होता है। जितना उत्पादन होता है वो घरे में खप जाता है, थोड़ा बहुत बाजार जाता है, बाजार में बिकता है, ठीक है, बाकी घरे का उपयोग में लग जाता है। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण भी अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो क्या होगा, कर्ज लेना पड़ेगा, अपना पैसा नहीं बचा पाए, नहीं उसको जमा कर पाए, तो क्या हुआ, कर्ज लेना पड़ेगा, है ना। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। और कर्ज तो खेती समय लेना ही पड़ता है, इसके साथ साथ अपना घर परिवार चलाने के लिए उसको दूसरे के खेतों में मजदूरी भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अपना खाली खेती से उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो ये छोटे किसान की दशा है जो कि 80% है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे
प्रचुर है, श्रम पूर्ति माने मजदूर की पूर्ति होना। अतः नहीं विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आसपास के पड़ोस के गाँव में, शहरों में, कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गाँव में ही गैर कृषि क्षेत्र के काम करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए श्रम पूर्ति उत्पादन के कारकों का सबसे है, मतलब श्रम मजदूर का काम जो अगर लगता, बहुत सारा ऐसे है जो कि मजदूरी के लिए भी भटकते हैं, तो मजदूरी नहीं मिल पाता है, ये भी एक बड़ा समस्या है। क्योंकि आजकल सब कुछ आ गया है, का चीज मशीनरी आ गया, कोनो में काम हो मशीन, जोताई तो मशीन से हो ही रहा है, उसके साथ साथ कोड़ाई उड़ाई चालना कोड़ना का करना रहता है ना, सब आजकल मशीन है। घासों बीछना मशीन हो गया, काटना मशीन हो गया, मीसना सब चीज़ मशीन। तो मजदूरी की थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत कम पड़ा है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ा है ना। लोग भटकते हैं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर मजदूरी की तलाश में, है ना। तो ये सब थोड़ा कठिनाई दिक्कत है। जैसे जैसे आधुनिक दौर बढ़ रहा है तो मजदूरों की मांग घट रही है। तो ये भी एक समस्या है कि नीचे तबके के लोग नीचे ही दबते चले जा रहे हैं, और बड़े जो लोग हैं वो तुम बड़ा बड़ा मशीन लगा के और बड़े और होते जा रहे हैं ना। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। बोल रहा अभी जो है गांव का हालत, तो उसमें गैर कृषि कार्य में बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो गैर कृषि माने कृषि को छोड़ के दूसरे कार्य में बड़े पैमाने बहुत कम लोग हैं, है ना। माने 100 कामगार अगर देखा जाए तो उसमें से मात्र 24 ही गैर कृषि कार्य करते हैं, बाकी सब कृषि कार्य ही करते हैं, है ना। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो बहुत सारे गैर कृषि कार्य भी है, लेकिन उसमें लोगों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड रहते हैं गाँव में। हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि हो। तो यही चाहेंगे कि भविष्य में आने वाले दिन में गैर कृषि कार्य में भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि सिर्फ खेती करके आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती है सही से। तो गैर कृषि कार्य, कृषि समय कृषि भी करे और साथ साथ में गैर कृषि कार्य कुछ नया बिजनेस भी करे, कुछ ऐसा काम करे जो कि कृषि से हट करे, जिससे कि अच्छा आमदनी हो सके। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। तो खेती से जस्ट ये उल्टा है, खेत के लिए तो बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन गैर कृषि कार्य के लिए कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा ही ज़मीन में कोनो फैक्ट्री खोल लो, कोनो चीज़ बना लो, दुकान बना लो, है ना। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, और ये कम पूंजी में भी लोग गैर कृषि कार्य माने कृषि से हट के कुछ कर सकते हैं। जैसे दुकानें खोलना है तो कम पूंजी, थोड़ा 2-4 गो सामान शुरू लाओ, उसके बाद उसको बेचो, फिर जो होगा उससे थोड़ा सा सामान बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या गाय, पहले एक ठो गाय किसी तरह लो, उससे दूध बेचो, उससे ये बछड़ा बेचो, जो भी होगा उससे फिर और धीरे धीरे करके 2 गाय लो, 3 गाय लो। तो इस तरह से एक बड़ा व्यापारी भी बना जा सकता है। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? या तो अपने ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। तो ये पूंजी जो लगता है, जैसे शुरू में बोले कि कम ही लगे, लेकिन लगेगा तो जरूर। जैसे गाय ही लेना है तो गाय लेने के लिए पैसा जाए, तो या तो अपने पास बचत है, अपने पहले काम से बचा के रखें पैसा, तो ठीक है, नहीं तो फिर कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। तो कर्ज बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं ना, तो इसीलिए कर्ज को थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए जो कि कम ब्याज दर पर मिले, ताकि गरीब से गरीब लोग भी कर्ज लेकर कुछ अपना ढंग का कर सके, ठीक है। लेकिन आजकल तो गांव में एक से एक आ जाता है बड़ा बड़ा कर्ज देने वाला, और ख़तरनाक लेता है। 10%, 20% लेता है, 20%, 15% ब्याज, और चलते रहा। इतना ज़्यादा लोन लेता है, जैसे हम लोग गाँव में हमेशा महीना एक से कंपनी वाला आता है लोन देने, और सब लेता है, और जितना कमाता है सब उसको देते जाता है। तो ये सब थोड़ा गलत होता है ना, मौका का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं गरीबों से। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके, और गैर कृषि कार्य के लिए एक ऐसा भी ज़रूरत होगा कि ऐसा एक मार्केट होना चाहिए जहां पे उस तरह का वस्तुएं या सेवाओं को बेची जा सके। तो कुछ मार्केट होना चाहिए ना, है ना, जहाँ पे जैसे कुछ दुकान ही खोलना है तो कुछ अगर मार्केट है, वहाँ पे लोगों का जमाव हो, लोग आए, तो वैसे जगह में मार्केट कुछ भी खोलेंगे, कुछ सेवा देना चाहेंगे,
तो वहाँ पे सही चलेगा, है ना। अब खाली गांव में छोटा सा अगर कस्बा है, उस गांव में खोल लेंगे बड़ा सा कोई दुकान, तो चलेगा कहाँ, कितना गांव के लोग ही करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा मार्केट होना चाहिए जहाँ पे 2-4 3-4 गांव के लोग जुटते हों, तो ऐसे जगह में खोलें तो सही रहेगा। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों की अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रिया अवसर बढ़ेगी। ठीक है, तो कहना है इनका कि जैसे जैसे सड़क बनेंगे, अच्छी अच्छी सड़क, परिवहन के लिए अलग अच्छे गाड़ियाँ, जैसे कभी है टेलीफोन, यानी अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो ये सब जैसे जैसे बढ़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि कार्य भी बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब है, ये कहानी थोड़ा पुराना दिया हुआ था, जिसमें बैलगाड़ी सब का जिक्र हुआ, यानी उस समय का दौर का था, और टेलीफोन का जिक्र हो रहा है, माने उस समय टेलीफोन भी नहीं रहा होगा, हल्का फुल्का रहा होगा कहीं कहीं किसी के सड़क परिवहन का समस्या थी। लेकिन अब ये सब कोई समस्या नहीं है, इसलिए सही बात है, अभी गांव में भी अब लोग सिर्फ खेती पर ही डिपेंड नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग अन्य गतिविधियों को भी करते हैं, अन्य कामों को भी करते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम ही लोग अब गांव में भी किसान खेती करते हैं ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर लेकर के, इतिहास लेकर के या भूगोल लेकर के। थैंक्स फॉर